हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 का जूलॉजी का पेपर। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम बॉटनी का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का पेपर। अब की बार एनटीए ने जो बायो का पेपर बनाया है पिछले सालों से सबसे आसान पेपर है। वैसे तो पेपर काफ़ी सालों से एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है, लेकिन अब की बार नया ये हुआ है कि जो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस भी हैं बेसिक से, उनमें ऑप्शंस इस तरीके से रखे गए हैं कि अगर आप एक आंसर भी जानते हैं उसमें से तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक लेवल का पेपर बनाया गया था। तो अगर किसी भी वजह से आपका ये पेपर ख़राब हुआ है तो फिर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आप एक बार पूरे पेपर को ध्यान से देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस जगह पर आपसे कमी रह गई। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के जूलॉजी का पेपर। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हर्ट, एवी बंडल, पुरकिंजे फाइबर्स, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस, एसए नोड। एक आसान सा सवाल। उधर जब आप कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट पढ़ते हैं तो आपको सीक्वेंस टीचर याद कराते हैं क्लास में कि पहले रहेगा एसए नोड, उसके बाद रहेगा एवी नोड, उसके बाद रहेगा एवी बंडल, उसके बाद रहेंगे राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और उसके बाद रहेगा पुरकिंजे फाइबर्स, है ना। यानी उस हिसाब से ई सी ए आंसर जाएगा इसका बाद। आसान। In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called anal cerci are present on। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर आपने कॉकरोच नहीं पढ़ा है या आपकी कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया था तो फिर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसे ज़रूर पढ़कर जाएं, क्योंकि कॉकरोच से लगातार सवाल आ रहे हैं। 10th टर्गम पर मौजूद हैं एनल सरसाई दोनों ही के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा 10th टर्गम। 10th सेगमेंट दे रखा है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। इधर होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स की आपको एग्जाम्पल्स याद कर लेनी है। बहुत दफ़ा बच्चे क्लास में पूछते हैं ये किस एग्जाम्पल में जाएगा, इसमें तो स्ट्रक्चर सेम लग रहा है, इसमें फंक्शन सेम लग रहा है। आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, आपको सीधे एग्जाम्पल याद करनी है। वहाँ पर आप एग्जाम्पल पढ़ते समय बिल्कुल भी ध्यान ना लगाएं, लॉजिक ना लगाएं कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। पहले से ही आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। जैसे कि ये दोनों एग्जाम्पल एनालोगस ऑर्गन की, और ये आपको पहले बताया जा चुका है। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं और एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से। क्योंकि एनालोगस ऑर्गन है इसलिए आंसर जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एक इंतहाई आसान सवाल, मेरे ख्याल से ये तो कभी सेशनल में भी नहीं आता होगा। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। इनफंडिबुलम है, दूसरा एम्पुला, तीसरा स्थमस। ऑफ कोर्स यूट्राइन फंडस यूट्रस का पार्ट है, तो इसमें आंसर जाएगा यूट्राइन फंडस। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू प्रेजेंट। इधर जब आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आपको सीक्वेंस याद कराया जाता है कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, पीवाईक्यू से कीनियोपिथेकस ही बताया जाता है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर होमो हैबिलिस है, फिर होमो इरेक्टस है, फिर निएंडरथल मैन है, क्रोमैग्नन है और फिर मॉडर्न मैन। उनमें से कुछ नाम यहाँ दे रखे हैं। जैसे कि देखें, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद आया होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल मैन, फिर क्रोमैग्नन मैन और फिर मॉडर्न मैन होमो सैपियंस। तो जाएगा इसमें सीक्वेंस ए डी यही है इसका सीक्वेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में लास्ट में आपको पढ़ाया जाता है कि हार्मोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। स्टेरॉइड हार्मोन, डेरिवेटिव अमीनो एसिड, टायरोसिन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन। वहीं स्टेरॉइड हार्मोन बताया जाता है कि जो सेक्स हार्मोन्स है, हार्मोन्स ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, एडर्नल कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल दे रखा है, वैसे एल्डोस्टेरोन भी होता है। ये पॉलीपेप्टाइड की एग्जाम्पल है, तो ये नहीं होगा स्टेरॉइड की एग्जाम्पल, ठीक है। Which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium। इधर इवोल्यूशन चैप्टर में Hardy-Weinberg equilibrium को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वहाँ आपने नाम याद किया। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके अलावा तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन और प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन। वहाँ पर आपको 5 फैक्टर बताए गए थे। तो यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जीन माइग्रेशन है। ये कॉन्स्टेंट जीन पूल वाला ऑप्शन नहीं होगा। आसान है, ठीक। इधर ये बायोटेक्स से इन्होंने ऑप्शंस बनाए हैं और आपको मैच द कॉलम करवाया। वैसे तो ये सभी आसान है, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपने देख रखा है कि एम्फाइजमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। क्राई 1 AC, क्राई 2 AB ये दोनों कॉटन बॉल वॉर्म के अंदर है। और ये क्राई 1 AB ये जाएगा कॉर्न बोरर में। बचा एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये ADA डेफिशिएंसी
एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी में। अगर आप 12th में अभी जस्ट आए तो शायद आपको अभी याद ना हो, ड्रॉपर बच्चे इस बात को जानते हैं। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जाके मिलेगा 3 से, ए का 3, अच्छा ये 2 जगह, बी का 4, बी का 4 आंसर ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ये एक और इंतहाई सवाल, मतलब अब की बार ऐसा किया है इन्होंने कि जिस टॉपिक से सवाल लिया है शायद उस टॉपिक का सबसे आसान सवाल नहीं उठा के रख दिया। सेल साइकिल के अंदर आप पढ़ते हैं पहले G1 स्टेज है, फिर उसके बाद S है, फिर G2 है, फिर M है। M के अंदर पहले कैरियोकाइनेस फिर साइटोकाइनेस। में खासी बच्चा 11th रेगुलर में ही याद कर लेता, तो पहले आ जाएगा इसके अंदर G1, फिर आ जाएगा इसमें S, फिर आ जाएगा इसके अंदर G2, फिर आ जाएगा M फेज में कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। तो ऑप्शन जाएगा इसका EC, EC ये इसका आंसर, आसान सा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो खुद हमारे बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इस तरह की बीमारियों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है। पूरी 8-10 बीमारियों की लिस्ट है जो आप वहाँ पर याद करते हैं। उनमें से अगर आप देखें यहाँ पर माइस्थीनिया ग्रेविस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये 2 नाम आपके सुने हुए हैं। बाकी गाउट तो खैर नहीं है, इधर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी नहीं है, सिस्टेमिक ल्यूपस, ये 3 नाम आपने नहीं सुने। इसमें गाउट आपको एक्सक्रीशन पढ़ाया जाता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ड्यूक्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक्स-लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपने सुना हुआ है। तो इन 2 को तो आप डिस्कार्ड कर देंगे, ये 2 आप नाम जानते हैं, है ना। तो इसी 2 से ढूंढते हैं, ए और बी ऑप्शन होना चाहिए। ए बी, इधर डी भी है और ई, डी तो खैर नहीं हो सकता, ये तो एक्स-लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ये लफ्ज़ बच्चा 12th स्टैंडर्ड जानता नहीं है, लेकिन ऑप्शन रूल आउट करके लगा सकता है, रेड कलर के रैशेस से स्किन पर हो जाते हैं। ओहो, एक और आसान सवाल, मेरे ख्याल से ये तो 5th-6th क्लास का बच्चा ही बता देगा कि इसमें टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया से होती है, और शायद ही इसी से सॉल्व भी हो जाएगा। ए का 4, इसी एक ऑप्शन से ये सॉल्व हो जाएगा। लीशमैनिया, बी का 3 प्रोटोजोआ से, है ना, काला आजार लीशमैनिया आपने सुना हुआ है। और रिंगवॉर्म फंगस है ये तो, सी का 1। और फ्लेरियासिस एक नेमाटोड से, डी का 2 हो जाएगा। आपने सुना है फ्लेरियासिस को एलिफेंटियासिस कहते हैं, व्यूकेरिया बैंक्रॉफ्टाई व्यूकेरिया मलाई, ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रेस्पिरेटरी कैपेसिटी टॉपिक पढ़ा होगा। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जोड़ दिया जाता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है, वहीं से इन्होंने सवाल बनाया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताना है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी वाइटल कैपेसिटी सबसे आसान है, पूरा डीप इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देना, यानी इसमें तीनों आ जाते हैं, इंस्पायरेट रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम। पहले इसी से शुरू करते हैं। तो इधर हम इसको वाइटल कैपेसिटी को 3 से जोड़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम, यानी सी का जाएगा 1। देखते हैं क्या इस एक से ही सॉल्व हो जाएगा ये, सी का 1, ओहो एक से ही सॉल्व हो जाएगा। तो उस हिसाब से ए का जाएगा 2, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बी का जाएगा 4, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी डी का जाएगा 3, है ना। जब आप ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े होंगे तो वहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी सुना दी गई होंगी, अभी टाइम को बचाने के लिए इन पर डिस्कस नहीं करते। एक और आसान सा सवाल, अब की बार सीधे क्रोमोसोम नंबर पर सवाल पूछा गया है, बहुत आसान सा सवाल है, सब बच्चे जानते हैं। डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी होता है, तो डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी है। देखते हैं क्या इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओहो, ए का 3 है तो इसी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे अल्फा थैलेसीमिया है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर जाएगा, बी का जाएगा 4, फिर सी का जाएगा 1, क्लाइनफेल्टर एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड दिक्कत, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इनमें से कोई एक ही पकड़ लेते तो आपका ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, एफएसएच एक्ट्स अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं एलएच, एल से एलएच और एल से लेडिक सेल, इस हिसाब से स्टेटमेंट हुआ, ये गलत। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट्स एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग, ये बात ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, यानी ए इज़ फॉल्स बस बट आर इज़ ट्रू। तो आंसर जाएगा इसका डी। एनिमल किंगडम से एक सवाल लिया है इन्होंने, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कवर की हैं। प्लूरोब्रेकिया टेनोप्लेना आपने पढ़ा है टेनोफोरा के अंदर, यानी कि ए का जाएगा 2, अच्छा ए का 2 2 जगह दे रखा। रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मोलस्का के अंदर, बी का 1, बी का 1, तो 2 से ही हो जाएगा सॉल्व।
सी का हो जाएगा स्टोमाकोड, हेमिकॉर्डेटा और एयर ब्लैडर ऑस्टिक थी इसके अंदर पाई जाती। नेक्स्ट मैच द कॉलम है और आपको अब की बार मियोसिस का जो प्रोफेस फर्स्ट है वहाँ से सवाल दे रखे हैं। स्टेजेस के नाम आपको याद होंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं वो बहुत पतले पतले नज़र आते हैं, क्रोमोजोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स, तो लेप्टोटीन में हो जाएगा इसका ये, है ना। उसके बाद जाइगोटीन, आपने पेयरिंग होती है, साइमोटोनल कॉम्प्लेक्स बनता है। जाइगोटीन में साइमोटोनल कॉम्प्लेक्स, क्या शायद इन दो से ही हो जाएगा। डी का थ्री दो जगह है और सी का वन दो से ही ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी पैकेटिन दे रखा है, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और ऑप्शन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी खैर बनते हैं उसमें, इसमें ये वाली लाइन आ जाएगी। और डायकेनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। एक दो ऑप्शन ही मैच करने से सवाल हो जा रहा है। टीआई ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, आप जानते होंगे, बायोटेक में आपने पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशन, मेनोरिया, वॉल्ट्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, ये तीनों आपने सुने हैं। ये आपको बैरियर मेथड में बताए जाते हैं, रबर से बनी हुई डिवाइसेस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, मारिजुआना। हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जो आपको ड्रग्स पढ़ाई गई वहाँ से सवाल बनाए और कौन सा ड्रग किस प्लांट से लिया जाता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। जैसे कि आपने नाम सुना है कोकेन, ये एरिथ्रोजाइलम कोका से लिया जाता है, इसकी लीव्स से, है ना। अच्छा, ये जो हीरोइन है, मॉर्फिन, ये दोनों अफीम के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम से हैं, तो पेपेवर सोमनीफेरम हीरोइन में जाएगा। मॉर्फिन को सर्जरी के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इधर सी का जाएगा वन। क्या इन दो तीन से ही हो जाएंगे, ए का थ्री, ए का थ्री तो पहले वाले से ही हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के हिसाब से आंसर बताना है और आपको टेम्पलेट दे रखी है। मैंने पहले भी क्लास में कई बार बताया है, जब आपको टेम्पलेट दे रखा हो तो आप ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि ये आपको दे रखा है, एंटीसेंस स्ट्रैंड दे रखा है या फिर उसके सामने वाला स्ट्रैंड दे रखा है। तो असल में ये वो स्ट्रैंड है जिससे कि आरएनए बनेगा, है ना। अब ये 3 से 5 है तो आरएनए बनेगा, 5 से 3 तो ऑप्शन होना चाहिए 5 से, अच्छा सारी ऑप्शन 5 से 3 वाले हैं। और अगर वो स्टैंड दे रखी होती है टेम्पलेट स्टैंड जिससे कि एक्चुअल में आरएनए बनेगा, तो हमें सबको पलट के लिखना होता है ना। जैसे टी के सामने ए आएगा, ए के सामने यू आएगा, तो इस तरीके से सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर तो यही हैं सारे के सारे सेम सेम। यहाँ एक जगह गड़बड़ी हुई है, इस जगह 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर जी है, तो जी के सामने सी आना चाहिए, यानी ये वाला तो नहीं होगा ऑप्शन। अब बचे ये 1 और 3 में से, आगे भी सब सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। यहाँ पर गड़बड़ी हुई है ए और सी में, या तो ये सही होगा, ये सही होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ए है, ए के सामने आएगा यू, यानी ऑप्शन जाएगा इसका वन, ठीक है। समझ में आ गई बात। ब्रेन टॉपिक से उन्होंने एक सवाल लिया है, मैच द कॉलम का, एक आसान सा क्वेश्चन। पॉन्स है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला सेरिबेलम, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस, कंट्रोल रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। बहुत आसान से अगर हम शुरू करें तो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, ऐसा आपको याद होगा, है ना। और इसके अलावा पॉन्स को पॉन्स वेरोलाई बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को ये कनेक्ट करता है ना। तो कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन के, इन दो से ही सॉल्व हो जाएगा ये, ए का 3, ये तो पहले वाले से ही हो जाएगा, बी का 4, सी का 2, मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, आपने वहाँ पढ़े होंगे, मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मौजूद होता है, ये इसी से ही हो जाना है, ए का 3, है ना। बाकी सब मैच करने की ज़रूरत भी नहीं। आसान पेपर था अब की बार। एंजाइम्स के फंक्शंस के साथ सवाल, लाइपेज है, न्यूक्लियस है, प्रोटीएज है और अमाइलेज है। इधर बायोमोलिक्यूल के अंदर आपने सुना होगा जो लिपिड्स होते हैं वो जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड जुड़ते हैं तो वहाँ पर एस्टेरिफिकेशन होता है, यानी वहाँ ईस्टर बॉन्ड। तो अगर लाइपेज एंजाइम ये लिपिड को तोड़ने वाला है, वैसे तो डाइजेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन लाइपेज आपने और बायोटेक वगैरह में दूसरी जगह भी सुना है। तो एस्टेरिफिकेशन से आप याद रख लेंगे ईस्टर बॉन्ड, तो इस हिसाब से लाइपेज जाएगा ईस्टर बॉन्ड पर, लाइपेज जाएगा ईस्टर बॉन्ड पर। मैं रबर से इसे मिटा देता हूँ, ईस्टर बॉन्ड पर, है ना। अच्छा, और इसके अलावा न्यूक्लियस है और प्रोटीएज है, प्रोटीएज तोड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड को, देखते हैं शायद एक से ही हो जाए, ए का सेकंड, फर्स्ट वाले से ही हो जाना है, ए का सेकंड, न्यूक्लियस है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, प्रोटीएज है पेप्टाइड बॉन्ड, माइलेज है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
3 तरीके की मसल एनसीईआरटी से दे रखे हैं आपको, डायग्राम याद होगा, ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल है, ये कार्डियक मसल है, और यही आपको बताना है कहाँ कहाँ पर ये मौजूद है। तो पहली वाली स्केलेटल मसल है, तो इसका मतलब बी और 2 और 3 में से आंसर होगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। बी स्मूथ मसल्स हैं, इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, और सी कार्डियक मसल है, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2। आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ, बायोटेक का क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर स्ट्रिंग टाइप, ये भी ठीक है। बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, आपको याद होगा 100 से 1000 लीटर के टैंक होते हैं, तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन नहीं, बड़े लेवल प्रोडक्शन होता है ना, तो इसका आंसर फिर यही जाएगा। 2 स्टेटमेंट्स हैं, वन इज लेबल्ड असर्शन और दूसरा रीजन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी, बिल्कुल सही बात है। कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, इसी वजह से कहा भी जाता है IgA, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। दोनों ही बातें ठीक है, बोथ A एंड R आर करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। Which one of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपने पढ़ा होगा, और वहाँ पर आपको टीचर ने याद कराया होगा कि L से लेफ्ट और लेफ्ट की तरफ ग्राफ शिफ्ट होता है अगर ऑक्सीजन बढ़ता है। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा या बाकी सब घटेंगे, बाकी सब में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है और हाइड्रोजन है। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ग्राफ जाएगा लेफ्ट में और बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को बढ़ाना है, बाकी सबको घटाना है। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों सही हैं। हाई CO2 नहीं, एक ऑक्सीजन बढ़ेगा बाकी सब घटेंगे, तो उस हिसाब से ऑप्शन चला जाएगा इसका सेकंड। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड है ना, ये तो जानते ही हैं आप, राइनो वायरस, शायद एक से ही हो जाए सॉल्व, एक का 3, एक से ही हो जाएगा सॉल्व, एक का 3, तो बी का हो जाएगा 1। हीमाजोइन आपने मलेरिया में सुना होगा, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए कराया जाता है। एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से होती है, डस्ट माइट से भी हो सकती है। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट। सीलोम से रिलेटेड आपको सवाल एनिमल किंगडम में टीचर ने याद किया, ट्रू सीलोम इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिडा। इससे पहले एस्केलमिन, उनमें सीडोसीलोम, और उनसे पहले जितने भी हैं वो एसीलोमेट्स हैं, यानी कि पॉरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्स तक। उस हिसाब से देख लेते हैं, आपको कोई एक ऑप्शन सही बताना है। एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पॉरीफेरेंस आर सीडोसीलोमेट नहीं, एस्केलमिन एसीलोमेट नहीं, प्लेटीहेल्मिन सीडोसीलोमेट। तो कुल मिला के अगर वो सीलोम वाली लाइन आपको याद है तब भी आप बता सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, तो हम आंसर लगा देंगे इसका ए। अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज के अंदर आपने नाम याद किया होगा, लिपीज लूप है, लिपीज लूप, यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है, ऐसा आएगा। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में कॉपर टी मल्टीलोड 375 है ना, देखते हैं शायद इसी से हो जाए क्वेश्चन। ए का लिपीज लूप, ए का 3, दो जगह है, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड से बी का 1, बी का 1, अच्छा ये भी दो जगह। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के अंदर ये LNG20, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी LNG20, तो सी का 4, सी का 4, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4। इम्प्लांट्स में प्रोजेस्ट्रोजन से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे रखी है, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमेबल टू द वाटर एंड इम्परमेबल टू वाटर, ना ये तो गलत दे रखा है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले तो वाटर के लिए परमेबल है ना, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट तो हो गया गलत, सही। द PCT ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलमनार, नहीं कॉलमनार तो नहीं है वहाँ पर क्यूबॉइडल है ना, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया गड़बड़। तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, आंसर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। PBR 322 से सवाल है और आपको पूछा है एक्स और वाई, आप जानते हैं और आई वाली जगह, ये ROP वाली जगह, ये कैसा प्रोटीन बनाता है जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है, और ये यहाँ से ओराई से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कॉपी नंबर भी डिसाइड करता है। देख लेते हैं ऑप्शन, द जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, नो। द जीन एक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, हाँ ये बात तो ठीक है, ऑफ द लिंक DNA। वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, बी ठीक है। द जीन एक्स इज फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व रेप्लिकेशन, द जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइड, तो आंसर इसका चला जाएगा 2। लिस्ट 1 and 2, अच्छा सीलिया फ्लैजिला से एक लाइन उठाई ना, एक्सोनीम हमें मिलता है सीलिया फ्लैजिला में, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा आपने। कार्टवील अपीयरेंस हमें मिलती है सेंट्रियोल में, मुझे लगता है शायद इन दो से हो जाना चाहिए, ए का 2, दो जगह है, कार्टवील अपीयरेंस सेंट्रियोल, बी का 1, इन दो से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन।
एनिमल किंगडम से कुछ एग्जाम्पल पूछी है इन्होंने। टेरोफाइलम दे रखा है, मैगजीन दे रखा है, प्रिस्टिस दे रखा है और एक्सोकीटस। टेरोफाइलम आपने एंजल फिश पढ़ा होगा उधर, ये टेरोफाइलम है। मैगजीन है हैगफिश, शायद इन दो से ही हो जाए सॉल्व। ए का 3 दो जगह है, मैगजीन हैगफिश, बी का 1, ए का 3 बी का 1, इन दो से ही हो जाएगा। जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट स्कल में है, मूवमेंट नहीं होता इनकी वजह से, है ना, इन जॉइंट्स के अंदर। तो ए का 3 एक से ही हो जाएगा ये, तो ए का 3। बाकी ऑप्शन पढ़ लेंगे आप, लेकिन आंसर आपका निकल आएगा। दो स्टेटमेंट दे रखी है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सही बात है, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली लगा दिया उन्होंने। ये स्टेटमेंट इस वजह से हो गया गलत, क्योंकि वहाँ एनसीईआरटी में पढ़ा होगा वेजिनल टैम्पून यूज़ करने से, जोड़ झटके लगने से भी, साइकिलिंग वगैरह हॉर्स राइडिंग से भी हाइमन टूट जाती है। तो उस हिसाब से केवल स्टेटमेंट 1 ही यहाँ पर सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर जाएगा इसका 3। सेक्शन बी देख लेते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन सवाल, स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, नहीं, कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। ये लाइन यहाँ गड़बड़ है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। ये बात ठीक है, ये बात ठीक। तो यानी पहली स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कॉकरोच पर। द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग द फूड। कॉकरोच अपना खाना स्टोर करता है क्रॉप के अंदर, है ना। रिंग 6 to 8 ट्यूब्यूल एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड द मिडगट, ये कहलाता है हेपेटिक सीका। रिंग ऑफ 100 से 150, ये कहलाते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड, ये हो जाएगा गिजार्ड। तो ए का 4, ए का 4 दो जगह है, और 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, गैस्ट्रिक सीका, हेपेटिक सीका, बी का 2, ए का 4, बी का 2, ये हो जाएगा आंसर, है ना। सी का 3, ठीक है, और डी का 1 सही। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट एनिमल किंगडम में आपने सुना होगा। द फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ना, ये बात तो सही नहीं है ना। ये तो आप कॉर्डेट्स के अंदर देखते हैं। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ये बात ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। कॉकरोच में आपने और आर्थ्रोपोड में सुना हो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, है ना, तो ये लाइन गलत हो गई। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, तो वेंट्रल हार्ट है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड वेंट्रल है, तो हार्ट तो डॉर्सल रहेगा, है ना। और पोस्ट एनाटल इज एब्सेंट, ये भी सही है। तो ये 3 बातें ठीक हो गई, बी डी एंड ई, ये आंसर हो जाएगा सही। करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दो तरीके नेफ्रॉन आपने पढ़े हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जिसमें लंबी सी लूप ऑफ फैनले होती है, उसी पर क्वेश्चन है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ द बर्टेनी, नहीं, कॉलम्स ऑफ बर्टेनी में कहाँ होंगे। रेनल कॉर्पसल ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रेनल मेडुला, नहीं, वो तो बाहर चला जाता है कॉर्टेक्स के अंदर, है ना। लूप ऑफ फैनले ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, हाँ, ये बात ठीक है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नहीं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो 85% है ना। तो इसका आंसर जाएगा फिर सी। Given below are two statements, the cerebral hemisphere are connected by nerve tract known as corpus callosum, सही है। The brain stem consists of medulla oblongata, pons and cerebrum, ना, cerebellum है, cerebellum, तो ये हो गया गलत। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। दो स्टेटमेंट दे रखी, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड द थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, दोनों ही बातें ठीक है ना। हेल्थ एंड डिजीज में आपने पढ़ा होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Regarding catalytic cycle of an enzyme action, select the correct sequential steps. Substrate enzyme complex formation, free enzyme ready to bind with another substrate, release of the product, chemical bond of the substrate broken, substrate binding to the active site. इसमें सीक्वेंस अरेंज करना है आपको, है ना। देखो पहला दे रखा है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में यही होगा, है ना। तो सबसे लास्ट में होगा ये कि एंजाइम रेडी है किसी से बाइंड करने के लिए। ये कितनी स्टेटमेंट, 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं स्टेटमेंट रहेगी, है ना।
और रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट, ये चौथी स्टेटमेंट रहेगी। इसी से देख लेते हैं, दो से हो जाएगा कि फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, तो सबसे लास्ट में रहेगा बी, सबसे लास्ट में रहेगा बी, उससे पहले रहेगा सी, ये सी से हो जाना है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, GnRH, इधर से निकला हार्मोन LH और इधर से हार्मोन निकलता है FSH, याद होगा आपको। और फिर ये LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर, है ना, FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल। मेरे ख्याल से इसी से ही हो जाना है ये सवाल। आपको बताना ए है FSH, फिर बताना बी है लेडिक सेल, यही हो जाएगा इसका आंसर। एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन है, मीजोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक, वो बताना है कि इसमें किस किस का एवोल्यूशन हुआ है। आप जब से अर्थ बनी, एवोल्यूशन में बताया जाता है जब से अर्थ बनी तब से अब तक के समय कई एरा में डिवाइड किया गया। जब अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी तो वो एजोइक था, उसके बाद फिर अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई तो वो कहलाता है आर्कियोजोइक, फिर उसके बाद बैक्टीरिया वगैरह आए, ये कहलाता है प्रोटेरोजोइक, फिर आया पैलियोजोइक, फिर आया मीजोजोइक और फिर आया सीनोजोइक। तो जितने सीक्वेंस हमारे सामने दे रखे हैं, मतलब एजोइक नहीं है इसमें और आर्केजोइक भी नहीं है, प्रोटेरोजोइक है। तो सबसे लास्ट में रहेगा ये प्रोटेरोजोइक, है ना, उसके बाद आए पैलियोजोइक, फिर आया सीनोजोइक और इस वक्त चल रहा है सीनोजोइक, फिर था मीजोजोइक। तो सीनोजोइक era ये सबसे लेटेस्ट है, तो इसमें रहेंगे मैमल्स, है ना। मैमल्स से पहले रहे होंगे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, तो मीजोजोइक में आ जाएगा बर्ड्स और रेप्टाइल्स। उससे पहले रहे ये पैलियोजोइक, तो पैलियोजोइक में रहेगा फिशेज और एम्फीबियंस, और प्रोटेरोजोइक में लोअर इंटरवर्टिब्रेट्स। तो ए का जाएगा 3, ए का 3 दो जगह, बी का जाएगा 1, ए का 3 बी का 1, ये भी दो जगह है, ठीक है। सीनोजोइक एरा मैमल्स, सी का 4, ए का 3 बी का 1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। मैच द कॉलम है टिश्यू टॉपिक से, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइनल ग्लैंडुलर। ऑप्शन दे रखे हैं स्लाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी। मेरे ख्याल से आपने इतना तो सुना ही होगा, गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में चले जाएंगे ये गॉबलेट सेल्स, है ना। पेनक्रियाज को आप जानते हैं, एंडोक्राइन है, तो डी का हो जाएगा 2, शायद इन दो से ही हो जाए सॉल्व। ए का 3, ये तो एक से ही हो जाएगा, ए का 3 और डी का 2, यही इसका आंसर होगा, ठीक। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, टाटा बॉक्स। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है? टीआरएनए बनाता है ना, 12th रेगुलर में आपने पढ़ा होगा ये। तो ए का 4, ये तो इसी से ही हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? आप बोलेंगे रो फैक्टर, है ना। स्प्लाइसिंग SNRNP, टाटा बॉक्स आपको प्रोमोटर में देखने को मिलता है। As per the ABO blood grouping system, the blood group the father is B positive, mother is A positive, child O positive. Their respective genotype can be. ब्लड ग्रुप का मेरे ख्याल से इससे आसान सवाल नहीं होगा। मदर फादर का ब्लड ग्रुप AB दे रखा है, बच्चा हो, तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों माँ बाप हेट्रोजाइगस हो, है ना। तो फादर होंगे IB स्मॉल आई, मदर होंगी IA स्मॉल आई, बच्चा हो, यानी आंसर इसका हो जाएगा A, है ना। यही वाला बात सही सा लग रही है, बाकी तो ऑप्शन में और कोई ऐसा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका A। दो स्टेटमेंट दे रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सही है ना। और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमिएबल, सही है, आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मिस एप्रोप्रिएट। अच्छा, इन्होंने अब की बार ये थोड़ा सा जो चालाकी दिखाई है, मिस एप्रोप्रिएट पूछा, एप्रोप्रिएट नहीं पूछा। गलत लाइन क्या होगी? तो गलत लाइन यही हो जाएगी, अब इन दोनों बातों को गलत कह दें, है ना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये वाला इन्होंने सवाल थोड़ा सा घुमाया लास्ट में। हार्ट टॉपिक से वो जो आपने पढ़ा होगा ECG, वहाँ से क्वेश्चन है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, TP गैप, और यहाँ इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने बहुत बेसिक सा भी पढ़ा होगा इतना तो याद होगा। P वेव जो है डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, Q वेव डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, मेरे ख्याल से इसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। P वेव डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया और QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो A का 3, ये तो एक से ही हो जाना था, A का 3, ठीक है। मैच द कॉलम, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, एग्रोमेगैली, कशिंग सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म, और आपको इसमें बताना है। तो सामने क्या क्या दिक्कत हो सकती है, शुरू करें इसमें। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिसोल, मून लाइक फेज, हाइपरग्लाइसीमिया, ये तो इसमें होता है कशिंग के अंदर ना। तो कशिंग सिंड्रोम में एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिसोल, और अगर एक्सेस सिक्रीशन एल्डोस्टेरोन का हो जाता था तो वहाँ पर आप कौन सिंड्रोम पढ़ते थे?
उसका हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, तो ये हो जाएगा क्रेटिनिज्म, है ना। हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगैली, है ना। वैसे तो ए का जा रहा है 3, ए का जा रहा है 3, 2 जगह है, बी का 4, सी देख लेते हैं कशिंग, सी का 1, इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, तो ये था हमारा जूलॉजी का पेपर। आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसमें कि बच्चा फंसे। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर हैं और उनमें इतना आसान मैच द कॉलम है कि अगर आप एक आंसर पकड़ लेते हैं तो फिर आप अपना आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात समझ में आती है इस साल का पेपर देख के कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है आप उसे बहुत अच्छे से समझें, जब टीचर क्लास में आप पढ़ाए उसे ध्यान से सुने, घर आके उसे याद करें, एनसीईआरटी से पढ़ें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। वो बच्चे जिनके पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा ख़राब हुए हैं वो ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बार बार बस एनसीईआरटी के नॉवेल्स की तरह रीडिंग लगाते रहते हैं। रीडिंग लगाना ज़रूरी है लेकिन साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन लगाने के लिए क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।